आज भी बिहार में लोग शराब पी रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, यानी ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य अस्त और बिहार मस्त। जन स्वराज फर्स्ट टाइम जरूर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट करके जाएगी। जो जन स्वराज पार्टी है ये अभी के टाइम में जो रोल प्ले करने वाली है वो सिर्फ सीट कट करने वाला काम करने वाली है, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आरजेडी को होने वाला है। आरजेडी के साथ जो अभी जो रिसेंट में हुआ है ना कि दो भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई और ये आरजेडी को नुकसान है। ये तो हमेशा से रहा है तेजू भैया का। वो जब जब इलेक्शन होते हैं तो वो एक अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वो डेंट अभी से नहीं, वो बचपन से अपने परिवार को देते हुए आए हैं। 6 और 11 नवंबर को क्या होता है, मेरे को लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी जानबूझ के डेट्स डिसाइड किए नवंबर में, क्योंकि इस टाइम पे लोग छठ पर्व मनाने बिहार पहुंचते हैं और उनको पता है कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा अच्छे खासे नंबर ऑफ वोट्स मिल सकते हैं। जब जब हमेशा से ही वोटिंग बढ़ी है, वोटिंग संख्या बढ़ी है, हमेशा फेरबदल हुआ है। ये आप हमेशा से देखते हुए आए होंगे। तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार की इलेक्शन में बहुत धमाल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार का इलेक्शन हमेशा ही गहमा गहमी के साथ स्टार्ट होते हैं और उसी इलेक्शन के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने को होस्ट और साथ ही साथ में आज के गेस्ट का, जिनका नाम है MK मौर्यवंशी। तो मनोज भाई, आज आपका स्वागत है हमारे ही आपके अपने पॉडकास्ट में। आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं। और आज आपके पास आपके पिटारे में क्या है बिहार इलेक्शन को लेकर? आपने ऑलरेडी बता दिया कि जो डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है बिहार इलेक्शन है, और सबको पता भी है और न्यूज़ पे भी गहमा गहमी चल रही है और ओवरऑल ग्राउंड पे भी रियलिटी स्टार्ट हो गई है बननी। और अगर बात करें बिहार इलेक्शन की, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 2 फेज़ में इलेक्शन होने वाला है बिहार में। 6th और आपका 11th ऑफ नवंबर को इलेक्शन की डेट्स फाइनलाइज हुई हैं। 14 विल बी द डेट जब रिजल्ट अनाउंस होंगे, काउंटिंग होगी एंड ऑल। और गहमा गहमी के माहौल में नई पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं, पुरानी तो लगी ही हुई हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि अभी क्या हाल है बिहार का, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, बिहार को आज बहुत ज़्यादा पिछड़े प्रदेशों में से एक माना जाता है। और अगर हम बात करें, लेकिन बिहार की स्थिति ये नहीं थी। शायद आज़ादी के बाद उसको पोर्ट्रे इस तरीके से किया गया, वो उस तरीके के लीडर वहाँ नहीं पहुँच पाए जैसे पहुँचने चाहिए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी हमने सुना है बिहार से आती है। मौर्य डायनेस्टी का जो शुरुआत हुआ वो बिहार से हुआ। गांधी जी ने एक आंदोलन किया जो कि बिहार के चंपारण से हुआ था शुरू, और अगर देखा जाए तो वो बाद में जाके एक बहुत बड़ी क्रांति में तब्दील हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेज वीक पड़ना स्टार्ट हुई। तो ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट है बिहार की। आज भी एक कोड वायरल होता है कि बिहार को या बिहार के नाम पे क्या बिहार शर्म है या गर्व है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि बिहार सिर्फ शर्म नहीं है, बिहार गर्व है। बिल्कुल है। और मैन पावर सप्लाई के नाम पे हम बात करते हैं, तो अगर वहाँ की लेबर को, अगर आप कहीं ना कहीं एक तरीके से या एक पॉइंट के लिए ये सोच लें कि अगर वहाँ से लेबर ना आए तो व्हाट, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे चली जाएगी कि भाई आपका जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, वो इकोसिस्टम काम करना बंद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्शन पे बात करते हैं। इलेक्शन की बात अगर हम करें तो हाँ, नई पार्टी की जब मैं बात करूँ, जन स्वराज एक पार्टी है जो कि इस बार कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा, तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। इसके साथ ही साथ फिर तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, दोनों भाइयों के अंदर जो भी रहा, अब अलग अलग पार्टी फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो जय और वीरू अलग हो गए। हाँ, जय और वीरू अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की प्रेजेंस कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, और एज का भी एक फैक्टर हो सकता है, तो इतना मीडिया में नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रशांत किशोर की, तेजस्वी जी की भी, इवन दो, तो ये लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि दैट वी आर स्टिल वर्किंग, कैंपेनिंग में एंड ऑल। वी आर इन द रेस है। हाँ, वी आर इन द रेस। बट नीतीश जी देखा जाए तो अभी ही इज़ लाइक कहीं ना कहीं बहुत रियलिस्ट उनका ग्लिम्स देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी है। बाकी इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहार का इलेक्शन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या दावेदारी हो सकती है, क्या काया पलट हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, बिहार का इलेक्शन और हिमाचल या उत्तरांचल की मैं बात करूं, उनका जो वेदर है इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक पल को वहाँ पे बारिश होती है और बारिश होने से पहले धूप निकल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। बिहार में क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि पिछले 15 साल से, लगभग 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है। पहला जो टर्म था उनको बहुत ही अच्छा गया और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी नीतीश कुमार से, लेकिन जो अगले जो 2 टर्म निकल कर आए वो उतने बेहतर निकल कर नहीं आ पाए।
तो हमें ऐसा लगने लग गया था कि जो लास्ट वाला जो टर्म उनका आया है, जिसमें हमें लग रहा था कि कोई नई सरकार बनेगी, कोई नए फेरबदल होंगे, लेकिन हमारी बिहार की जो जनता है वो वापस से वहीं पहुंच जाती है। जातिवाद पे राजनीति होती है वहाँ पे जो बेसिक मुद्दे हैं, जिस पे पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पे एजुकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसको दरकिनार करते हुए वापस बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ पे वो जातिवादी राजनीति स्टार्ट हो जाती है। फिर वापस से नीतीश कुमार आ जाते हैं, बीच में जीतन राम मांझी को लेकर आ जाते हैं, तो वहाँ पे खिचड़ी बनी हुई है। ठीक है, अब खिचड़ी को किस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है वो इस बार की इलेक्शन में हमें समझ आएगा, जहाँ पे प्रशांत किशोर जी ने अपना दावा ठोका हुआ है। बिल्कुल, उनके मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस देखे, बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता है, बहुत बढ़िया बोलते हैं वो। साथ ही साथ में उनके जो 6 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम आगे फिर बात करने वाले हैं, मुद्दे भी बहुत ही ग्राउंड रियलिटी पे लेकर आए हैं। अगर मैं कहता हूँ कि उन मुद्दे पे वो खरे उतर गए, ठीक है, तो बिहार आज जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं, आगे आने वाले 5 या 10 साल के बाद हम बिहार की बात हम वापस से उसी से गर्व से करेंगे, शर्म से नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर के बारे में आपने बात करनी स्टार्ट की थी, आपने उनका नाम लिया पॉडकास्ट में सबसे पहले, तो मैं चाहता हूँ कि वापस से डिस्कशन को हम प्रशांत किशोर जी की तरफ ले चलते हैं और थोड़ा उनके बारे में बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कौन है प्रशांत किशोर जी, पहले लोगों को आप ये बता दें उनकी क्या क्या अचीवमेंट रही है और क्यों वो इतने ज़्यादा दावेदार आने वाले सीएम के लिए इतने खतरनाक दावेदारी कैसे वो पेश कर सकते हैं, उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है सोशल मीडिया पे। सो प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं, सबको पता, ठीक है, और बक्सर नॉर्मली वहाँ से उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद देन उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट करी, इंजीनियरिंग करी, एंड इंजीनियरिंग के बाद देन ही गॉट अ चांस टू वर्क इवन विद यूएन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, अभी भी वो दावेदारी में बोलते हैं कि भाई 12 सीएम इंडिया के बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, और स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं जो उन्होंने अचीव किया है अपनी स्ट्रैटेजी से, वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, आपको न्यूज़ में मिल जाएगा, आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इवन जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, वो उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ उनकी स्ट्रैटेजी काम करती है। इवन जो हमने वो देखा था 2014 में जब मोदी जी का कैंपेन स्टार्ट हुआ, ही वॉज वन जिन्होंने स्ट्रैटेजीज को प्लान किया। और नमो कैसे आया कॉन्सेप्ट में, ही वॉज वन, नरेंद्र मोदी को नमो एक छोटे फॉर्म पे लेके आए। तो अचीवमेंट बहुत सारी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उनकी, तो अभी पिछले 3 साल से जो ग्राउंड पे उन्होंने काम करने की कोशिश की है, काम तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा सच जो लोगों तक पहुँचे हैं, उनकी समस्याओं को पूछा है, पद यात्राएँ की हैं, तो पिछले 3 साल से उन्होंने ये काम करना जारी रखा हुआ है। और अगर आप बात करते हैं कि क्या इतनी प्रबल दावेदारी क्यों, तो 243 सीट्स हैं बिहार में, ठीक है, और पहली पार्टी है बिहार की पहली 243 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है। इवन बीजेपी भी नहीं कर पा रही है वो सब। अभी बीजेपी की भी अगर इसी के साथ कनेक्ट करके बात करूं, तो बीजेपी की भी बात ये है कि अभी चिराग पासवान जी के साथ सीटों के बंटवारे पे मतलब अलग कहानी चल रही है। वो अग्री नहीं कर रहे हैं, वो मिनिमम चाहते हैं 30 सीट्स, और बीजेपी ऑफर्ड हिम ओनली 22 सीट्स, तो अभी वो भी क्लोज नहीं हुआ है। तो वहाँ ये सब चल रहा है, जबकि जनस्वराज क्लियर है कि हम 243 सीट्स पे लड़ेंगे। इलेक्शन क्या होगा नहीं पता, जो हमें मीडिया में देखने को मिलता है वो रियलिटी भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बड़ा तमगा भी बाकी है जो शायद उनको अभी तक जानता भी नहीं है। वो आप बता पाएंगे। देखिए मेरा तो ये मानना है कि बिहार की जनता, जिसमें कि 4 या 5% लोग हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, हम बहुत बार सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा आईएएस या सबसे ज़्यादा नौकरशाही में हमारे बिहार के लोगों का जो हमेशा सही बोलबाला रहा है, उनका हमेशा सही दावेदारी रही है। लेकिन हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जो कि अभी आपने पहले ही कोट किया, कि सबसे ज़्यादा श्रमिक भी बिहार से हैं, हर स्टेट में जाकर वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उनको बस इतना, मतलब अगर मैं बात करूँ, उनको बस इतना लेना देना है कि वो 10-12 हज़ार रुपये महीने का कमाए, ठीक है, घर पे 2,000, 4,000, 5,000 रुपये वो भेज दे और अपना चादर तान के सो जाए। अब उनको प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता, और इनको ये प्रॉब्लम भी नहीं लगती कि वो बिहार से ट्रेन पकड़कर कर्नाटक या केरल जाकर फैक्ट्री में जाकर काम करें। उनको वो उस तरीके की जीने की उनको आदत लग गई है, वो प्रशांत किशोर जी को नहीं जानते। थोड़ा आपने जो बताया, मैं उनको थोड़ा और अच्छे तरीके से बता दूं कि प्रशांत किशोर जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ।
उनके पिताजी डॉक्टर थे, वो 1977 में उनको बॉर्न हुए। अब मैं जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि 1977 में आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी क्या काम किया करते थे, पहले हम उनको जाके देखें। तो वो एक परिपूर्ण परिवार में पैदा हुए हैं, जबकि आज भी जातिवादी इतनी ज़्यादा है बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर। एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना ये अपने आप में ही एक अपने आप को आप एक प्रिविलेज आपको दे देता है ना? आपका अपहरण तो होता ही है ना कि आप अपर कास्ट में पैदा हुए। साथ ही साथ में आपके पिताजी डॉक्टर होते हैं। बिहार जैसी जगह में 1977 में आपके पिताजी डॉक्टर थे। आपको प्रारंभिक शिक्षा आपकी बक्सर में हुई, उसके बाद आप इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद में इंजीनियरिंग करने के बाद आप यूएन ज्वाइन करते हैं, जैसा अभी आपने बताया, जहाँ पे आप 8-10 साल वो काम करते हैं। उसके बाद वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनते हैं, और वो ऐसा क्लेम भी करते हैं और ऐसा माना भी गया कि उन्होंने 12 सीएम बना दिए, उन्होंने पीएम बना दिए। तो जैसा आपने बताया कि वो इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन उस इंटेलिजेंसी का लोगों तक पहुंचना ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि मैं और आप यहाँ पे बैठकर बात कर रहे हैं, यार हमारे जैसे बहुत सारे लोग देश विदेश में उनको जानते होंगे, लेकिन क्या वो जनता के साथ उनका जुड़ाव है? 3 साल पहले वो आए मार्केट में, या बिहार की मार्केट में वो 3 साल पहले आए, कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं? मैं उनके इंटेंट पे मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन मुझे ये समझने की ज़रूरत है जो व्यक्ति खुद कभी गरीबी में नहीं रहा, वो कितना ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएगा, कितना ज़्यादा उनका दर्द समझ पाएगा। भाई जब आप चांदी की थाली में खाते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि अगले वक्त का खाना कब मिलेगा, उस परिवार की हालत कैसी हो सकती है। तो मुझे थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती है। साथ ही साथ में उनका मुझे अभी तक कनेक्ट जो लोगों, यार आप कह रहे हो कि पॉडकास्ट में या फिर सोशल मीडिया में उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं भी मानता हूँ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो जनता सिर्फ भोजपुरी गाने सुन रही है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, सिर्फ कॉमेडी वीडियो देख रही है यूट्यूब के ऊपर, वो कहाँ इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रही है। लेकिन अगर मैं फिर उनका दूसरा साइड देखूं, तो जो उनके जो मुद्दे हैं जिस पर अभी हम बात करते हैं, 6 मुद्दों के ऊपर, वो मुद्दे मुझे लगता है कि बिहार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर वो मुद्दे लोगों तक सटीक तरीके से पहुंच गए, मैं कहता हूं कि बिहार की आधी % जो पॉपुलेशन है वहां तक भी पहुंच गए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले बिहार के सीएम प्रशांत किशोर ही होंगे। जो मुद्दे की बात करते हैं, जो सबसे पहला मुद्दा है वहाँ पे, जो फेक शराबबंदी की बात करते हैं, ठीक है, आज भी बिहार में लोग शराब पी रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, यानी ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य अस्त और बिहार मस्त, ठीक है। दारू खरीद रहे हैं वो यूपी से, दारू वो स्मगल हो रही है नेपाल से, रेवेन्यू नेपाल जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हमारा यूपी। बिहार के लोग एक शराब जो वो 200-250 रुपये में खरीद सकते थे, उस बॉटल को खरीदने के लिए 1000, 1200, 1500 रुपये पे करने के लिए तैयार है। जेब किसकी कट रही है? आम आदमी की। बिल्कुल, ठीक है। नकली शराब भी बिक रही है, लोग उससे मर भी रहे हैं, पैसा भी रेवेन्यू हमारे बिहार में आ नहीं रहा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि चलिए पहला मुद्दा तो मैंने ये बता दिया कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, अगले 5 से 6 घंटे के अंदर मैं सबसे पहले ये फेक शराबबंदी को बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अगले मुद्दे पे आते हैं, आप बताइए। तो मतलब कह सकते हैं बिहार के कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है, अगर ये सीएम बनते हैं, कि बिहार में दोबारा से शराब शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और वह वैसे भी चली रही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। और सेकंड फिर उन्होंने कहा कि भाई जितने भी मतलब 60+ ईयर्स के जो लोग हैं, मेल फीमेल एनीबडी, तो वो उनकी एक पेंशन स्टार्ट कर देंगे 2000 रुपीज़ मंथली, वो उनको देना स्टार्ट कर देंगे। एक अलग से उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट हम फॉर्म करेंगे जिसमें उनका जो टारगेट होगा, उस डिपार्टमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि 50 लाख जो भी बिहारी जो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, उनको 1 साल में वापस लाने का उनका टारगेट है, ताकि वहीं पे उनको जॉब दी जा सके। ठीक है। यहाँ पे एक कुछ ऐड करना चाहूँगा, बिहार से जो पलायन करके गए हैं, जो 10 या 12 हज़ार रुपये की जॉब करने के लिए बाहर गए हैं, उनको वापस लाने के लिए वो, क्योंकि बिहार से तो लोग गूगल में भी काम कर रहे हैं और हैं बड़ी बड़ी पोजीशन पे, रोजगार ना होने की वजह से छोटे मोटे कामों के लिए जो मतलब बाहर गए हुए हैं, वो उनको लाने का टारगेट है, और पलायन रोकना भी एक टारगेट है उनका। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कृषि से जो भी इनका उत्पादन होता है, तो उसको डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मनरेगा के साथ हम जोड़ देंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो। फिर एक और पॉइंट जो उन्होंने बताया है, जो कि 5th पॉइंट होने वाला है, एंड ही सेड कि अगर कोई भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना चाहता है, या मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है,
तो वो उनके लिए लोन मुहैया कराएंगे और वो भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ 4% 4% के ब्याज पे ब्याज पे वो लोन देना स्टार्ट कर देंगे, हाँ। जो कि बहुत प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट्स हैं। स्कूल के बच्चे या जो स्कूल वाला जो पॉइंट है क्योंकि स्कूल की कंडीशन, जो हम एजुकेशन की बात करते हैं कि वहाँ से बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग निकल के आते हैं, बट द पॉइंट इज बेसिक एजुकेशन का हाल अभी भी बहुत बुरा बहुत है। बुरा है, बहुत और बुरा है। अगर स्कूल में जो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो कह रहे हैं कि जब तक वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, एक ऑप्शन दे देंगे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को वहाँ के जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन करवाएं और उसका सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट करेगी, बेयर करेगी जब तक कि वहाँ की जो व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं हो ठीक जाती ना है। हो जाए। वो ये लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम आप अब चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें और उनका सारा खर्चा सरकार उठाए। सरकार बहुत उठाएगी। बढ़िया, बहुत उम्दा कदम है। बहुत। और जो लास्ट जो सिक्स्थ है जो पॉइंट है, वो कहते हैं कि हाईएस्ट जो भी हाईली करप्टेड जो भी आप 100 हाँ 100 टॉप 100 हाईली करप्टेड जो लोग हैं उसके अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं केस करेंगे या एक्शन लेंगे। वो फैक्ट जो उनका वो सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है वो उसमें ये कह रहे हैं। और उसमें साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो जनता के दबाव के द्वारा उन्होंने उसको ये ऐड किया अपने ऐड किया है मैनिफेस्टो में। और वो कह रहे हैं कि जितना उन्होंने बिहार का पैसा लिया हुआ है वो निकलवाएंगे निकलवाएंगे भी। चलिए वो तो तो ये वक्त 6 मुद्दे बताएगा। हैं। हाँ, ये 6 ठीक मुद्दे है। हैं major। और ये जो जिस तरीके के इनके दावे हैं ना, इससे मुझे एक महान व्यक्ति की याद आ जाती है जब इस तरीके के कोई दावे होते हैं, जिनका नाम है श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। क्योंकि जब वो आए थे उन्होंने भी इसी तरीके के वादे किए थे। और जब अब कोई मुझे इस तरीके के वादे करता है और इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नज़र आता है, इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नज़र आता है, तो वही ऐसा कहा जाता है ना कि जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है उसमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो मुझे कुछ इस तरीके के भी उनकी तरफ से फील आने की फील आती है। मतलब केजरीवाल जैसे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, उनको, बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक लोग तो हैं इस दुनिया बिल्कुल में, है, ठीक बिल्कुल। है। केजरीवाल जी का एग्जांपल हमने देखा जो आपने बोला, और ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है मैं कहता हूँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि आज के टाइम पे भी कई बार तो लोग प्रशांत किशोर जी के लिए भी यही बोल रहे हैं कि भाई वही है कि केजरीवाल पार्ट 2 है, हाँ। ठीक है। तो ठीक है, लेकिन बस एक डिफरेंस जो मैं देख पाता हूँ ना इन दोनों के अंदर जो मेजर, मतलब वैसे तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस, बट एक जो कॉमन चीज जिसको कोई भी कोरिलेट कर सकता है, दैट इज व्हाट कि केजरीवाल एक आंदोलन से आए, ठीक है। तो ही वाज नॉट इवन प्लानिंग टू डू इट। मेरे को लगता है वो हो गया, एक होता है बाय डिजाइन, ही डिड नॉट डिजाइन इट, ही बिकेम सीएम बाय डिफॉल्ट। तो एक होता है बाय डिफॉल्ट, एक बाय डिजाइन। बट दिस गाइज डिजाइनिंग सिंस लास्ट 3 Exactly. years, है ना। तो वो डिजाइन कर रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, उसका इंटेंट है ही कि मेरे को करना ही है ये। जबकि केजरीवाल जी जब थे तो वो आंदोलन करने आए थे, नेता बनने थोड़ी आए नेता थे। बनने नहीं आए थे। तो पर उनको उनको जैसा लगा- सपोर्ट मिला ना, हाँ। ओवरवेल्म हो गए उस सपोर्ट से। और उन्होंने बोला कि लोग मुझे अगर मेरे आंदोलन में इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो अगर मैं सीएम कैंडिडेट बन जाऊं या फिर मैं इलेक्शन में लड़ूं तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। और वही आंधी आई, बिल्कुल आंधी आई और वो सीएम बन गए बिल्कुल। हैं, धोखा देकर अपने गुरु को। गुरु जी उनका अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी। तो चलिए मैं मनोज जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 प्रोमिनेंट पार्टी जो बिहार में दावेदारी ठोक रही है, मैं चाहता हूँ कि उसकी मैनिफेस्टो पे एक बार बात कर लेते हैं। साथ ही साथ में उनके उम्मीदवार के बारे में, जो 3 प्रबल उम्मीदवार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं उनके मैनिफेस्टो से। तो मैं चाहता हूँ कि आप जनता को बताएं कि जो जेडीयू की जो मैनिफेस्टो है वो क्या है। तो राहुल, जैसे आपने मैनिफेस्टो के बारे में बात की, ठीक है। तो मैनिफेस्टो की अगर मैं बात बताऊं तो अभी हमने बात की है जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी की पार्टी के ये 6 मुद्दे तो उनके मैनिफेस्टो में प्रोमिनेंट है ये। तो बाकी की जो पार्टीज हैं अभी तक उनका कोई भी मैनिफेस्टो आउट नहीं हुआ है। बीजेपी ने एक क्लेम जरूर किया है कि 1 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में वो जन अभियान करेगी, लोगों से बात करेगी, एंड बेसिस दैट दे विल कम अप विद देयर मैनिफेस्टो। तो हो सकता है कि आफ्टर अ वीक और 2 हमारे पास उन पार्टीज के मैनिफेस्टो हों, बट एज ऑफ नाउ जन स्वराज के ये 6 पॉइंट्स को बहुत बार बोल चुके हैं तो उनके मैनिफेस्टो में तो प्रोमिनेंट होने वाला है फॉर श्योर। और बाकी मैंने आपको बताया कि बीजेपी का 20 अक्टूबर के बाद ही लॉन्च होगा। बाकी अदर पार्टीज तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है गेम में जरूर होंगी फॉर श्योर, पर मैनिफेस्टो को बिहार में लोग कितना सीरियसली लेते हैं वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो मे बी आफ्टर अ वीक और 2 हमारे पास शायद मैनिफेस्टो अवेलेबल होगा। बात करते हैं, आपने प्रबल दावेदारी की बात की, जो पार्टीज हैं मतलब 3 पार्टीज की बात कर रहे हैं। तो यस, अब उनके उम्मीदवारों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आरजेडी, जेडीयू एंड देन वी हैव बीजेपी। तो बीजेपी का आई एम श्योर कि उसका कोई सीएम फेस नहीं होगा क्योंकि सीएम फेस तो उनके लिए एक ही है, ठीक है। और फिर हम अभी बात कर चुके हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। देखा जाए तो मिलजुल के वही 2-3 एनडीए वाला फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप बताओ क्या लग रहा है कि आरजेडी की क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हैं इस बार? देखिए, आरजेडी की दावेदारी भी ऐसा नहीं है कि एज कम्पेयर टू प्रशांत किशोर जी की कमज़ोर है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं तो
तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जानता हूँ उनके स्पोर्ट्स के टाइम पे जब वो क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन बस एक क्वेश्चन मार्क जो उनके साथ हमेशा जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है। ये तो बिल्कुल सही है। जब आप शिक्षा की बात कर रहे होते हो, आप चाहते हो कि लोगों को शिक्षित करेंगे, तो सबसे पहले लोग आपसे पूछते हैं कि आप कितना शिक्षित हो। ठीक है, आज के टाइम में तो यही है। बिल्कुल सही है। अब उन्होंने आर के पुरम दिल्ली में डीपीएस स्कूल है, 9 तक उन्होंने पढ़ाई की। देखिए वो किस तरीके से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ। उनका ऐसा मानना जाता है कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे और उन्होंने क्रिकेट के पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी स्टडी छोड़ दी। ठीक है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे क्योंकि मैंने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, मैं उनके साथ खुद क्रिकेट खेला हूँ। ऐसा वो जो लोग अभी आजकल उनके ऊपर मेम बना रहे हैं कि उनके कैप्टनसी में विराट कोहली खेले थे, तो ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी कैप्टनसी में विराट कोहली खेले थे। वो डेयर डेविल की टीम में भी सेलेक्ट थे, आईपीएल के पहले दूसरे में, तो क्रिकेटर बहुत अच्छे थे वो। अब देखिए उनका भटकाव कहाँ से निकल कर आया, क्यों 9th उन्होंने छोड़ दी अपनी क्रिकेट के लिए। उसके बाद जब वो आईपीएल खेल रहे थे, उनके पास एक ऑफर आता है यशराज बैनर की तरफ से एक मूवी का, जिस मूवी का नाम था जड़, जिसमें उनके पिताजी का रोल करने वाले थे जैकी श्रॉफ, जिनके अगेंस्ट उनकी जो हीरोइन होने वाली थी वो थी आयशा टाकिया। ठीक है, लेकिन उनके पिताजी ने उनको मूवी करने से मना कर दिया, तो उनका भटकाव वहाँ से स्टार्ट हुआ कि पहले वो पढ़ाई छोड़ी, क्रिकेट के बाद बॉलीवुड, बॉलीवुड के बाद फिर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो उम्मीदवार वक्ता बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत बढ़िया हैं। अब जिस घर में 2-2 सीएम रहे हैं, ठीक है, बस इस बात का मुझे अभी भी खेद है कि जिस परिवार के अंदर 2 सीएम रहे वो इंसान पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया, इसका खेद हमेशा रहेगा। लेकिन उन्होंने राजनीति को बचपन से देखा है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, तो पॉलिटिक्स तो उनके रगो रगो में है। ठीक है, और जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार नहीं चला सकता। पिछले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो अच्छी तरीके से वो सरकार चला चुके हैं, आपको भी पता है इससे उदाहरण के बारे में। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को चांस देना चाहिए बिहार को एक बार। ठीक है, अगर उनकी वो पढ़ाई वाला पार्ट हटा दिया जाए, उनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल में जो भी जिसको गुंडा राज कहा जाता है उसको एक बार नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि वो बात कितने टाइम तक हम पिछली बातें पकड़ कर बैठ सकते हैं, है ना। वो नया खून है, नई चीज़ उनको करने दिया जाए। प्रशांत किशोर जी की बात करूँ, हमने बता ही दिया कि प्रशांत किशोर जी क्यों इतने ज़्यादा प्रबल दावेदार है। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं नीतीश कुमार जी की। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ये आपके हिसाब से नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के हिसाब से है, पर नीतीश जी को ये हिसाब समझ अभी आ नहीं रहा शायद। इनको हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, वो कुर्सी का लालच उनसे नहीं जा रहा, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 2 प्रबल दावेदार निकल कर आते हैं। एक तो हमारे हो गए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसके बाद है प्रशांत किशोर जी, और मेरे हिसाब से क्योंकि इतने टाइम से वो भी मेहनत करे तो इस बार चांस देना मिलना चाहिए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और इससे अगला टर्म जब आएगा ना 5 साल के बाद, अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो श्योर शॉट मैं चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी आए और वो भी अपनी वादों को पूरा जरूर करें। बिल्कुल, ये आपका जो ओपिनियन है ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इस ओपिनियन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे और कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो मतलब तेजस्वी जी की पॉपुलैरिटी नहीं है, उनकी भी अपनी पॉपुलैरिटी है, उनका अपना खुद का क्राउड है और उनकी भी जनसभाओं के अंदर भीड़ उमड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये बोल दो कि नहीं हो रहा है। और फिर एक फैक्टर आता है यादवों का बिहार में मैं ये वाला टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता लेकिन अब छेड़ गया तो इससे बात कर लेते हैं। तो यादवों का फैक्टर आता है, तो बाय डिफॉल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कैंडिडेट यादव है तो यादव अपना कैंडिडेट जिसको बना चुके हैं, तो बाय डिफॉल्ट है कि मेरे को लगता है वोटिंग उस हिसाब से आज भी हो रही है। आप इसको कितना भी डिनायल कर लो कि जातिवाद पे वोट नहीं मिलता, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रशांत किशोर जी को मैंने कई बार सुना, तो वो बोलते हैं कि बिहार में आप कहते हो कि जातिवादी पे ही वोट होता है, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी को बिहार से जीत मिलती है। ठीक है, तो मोदी तो कोई भी नहीं है बिहार में। वो बात बिल्कुल सही है एक पॉइंट तक, लेकिन आप इसको पूरी तरीके से हटा नहीं सकते कि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। देयर इज एन इम्पैक्ट, और वो कास्टिज्म का इम्पैक्ट और कास्ट के नाम पे वोटिंग बहुत कॉमन है, और बिहार का तो ये कल्चर रहा है। अब मैं क्या, आप बता रहे थे कि हाँ यादव वाली बात आप छेड़ना नहीं चाहते थे, मैंने छेड़ हाँ देखो यादव के साथ साथ अगर उनकी डेडली कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुस्लिम समाज भी हमेशा से ही आरजेडी के साथ ही रहा है, उनके फेवर में ही रहा है। तो यादव और मुस्लिम मिलकर वहाँ पे सरकार बनाते हैं आए हैं, और आगे भी इनका जो रोल होने वाला है इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा होने वाला है मेरे हिसाब से। कि जो जन स्वराज पार्टी है ये अभी के टाइम में जो रोल प्ले करने वाली है वो सिर्फ सीट कट करने वाला काम करने वाली है, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आरजेडी को होने वाला है।
मुझे इस पे एक पॉइंट ये ऐड जरूर करना होगा कि जन सुराज फर्स्ट टाइम जरूर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट करके जाएगी, मतलब इम्पैक्ट करके जाएगी, बिल्कुल इम्पैक्ट करके करके जाएगी। जाएगी। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं है, तो ये गलत है कि अगर तुम रोज कुछ नहीं है तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। 110% कुछ करेगी, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है गवर्नमेंट फॉर्म करने में। हो सकता है कि सीएम ना बने उनका, सीएम ना बने हाँ। उनका। और मुझे ये भी पता है कि बिहार में कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाएगा, वो ठीक है? होता भी तो नहीं है ना। और वो होता भी नहीं है, तो रोल तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को उनके प्रेजेंस का जो नुकसान होगा ना, वो आरजेडी को ज़्यादा नहीं होगा, जो नुकसान होगा वो नीतीश कुमार को ही होगा, एनडीए को होगा, हाँ ओवरऑल आप एनडीए कह को ही रहे हो। होगा। तो इस वजह से जो सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी अपनी आरजेडी। आरजेडी और हो सकता है कि आरजेडी के साथ मिलकर प्रशांत किशोर जी गवर्नमेंट फॉर्म भी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। हाँ अभी तो कह रहे हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वो तो हाँ, केजरीवाल जी भी बोलते हाँ थे। वो सब बोलते हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे हैं। और एक और पॉइंट और भी है ना कि आप जो कह रहे हो कि एनडीए के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी प्रशांत किशोर जी हैं फॉर हाँ। एग्जांपल, और आरजेडी को शायद इम्पैक्ट ना हो, दिस व्हाट योर ओपिनियन सेज। मेरे को ये मेरा opinion। लेकिन बस आरजेडी के साथ जो अभी जो रिसेंट में हुआ है ना कि दो भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई और ये आरजेडी को नुकसान है, डायरेक्टली नुकसान है, क्योंकि वही वोटर है, वोटर की जो कम्युनिटी है वो तो दो मतलब एक ही थी ना, एक ही में फॉल करते हैं। अब वो दो में डिवाइड हो जाएगी। यार देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हमेशा से रहा है तेजू भैया का। वो जब जब इलेक्शन होते हैं तो वो एक अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और वो डेंट अभी से नहीं, वो बचपन से अपने परिवार को देते हुए आए हैं, ठीक है? वो हमेशा से ही बड़े नटखट किस्म के बालक रहे हैं। कृष्ण जी को फॉलो करते हैं वो। बांसुरी बहुत ही बढ़िया बजाते हैं। जिन लोगों ने उनकी बांसुरी नहीं सुनी, लोग उनका मजाक बहुत उड़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जाइए, उनका नाम लिखिए, साथ ही साथ में बांसुरी लिखिए, बहुत उम्दा बांसुरी बजाते हैं। वृंदावन बहुत आना जाना रहता है, शाकाहारी आदमी है और वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा। उनका एक समदीश के साथ मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, वो बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट था उनका, ठीक है? तो अपने लेवल पे वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति में इस तरीके के इंटरटेनमेंट का तड़का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को लेकर वो सीरियस नहीं है, मैं आपको सही बता दूँ, ठीक है? उनका जीवन जीने का तरीका बहुत अलग है, तो मेरे को नहीं लगता कि लोग उनको सीरियस लेती है। उनको इंटरटेनमेंट का ही जरिया समझे। आरजेडी को पहले भी उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है? कोशिश हमेशा वो करते हुए आए हैं, लेकिन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। तो इंटरटेनमेंट के हिसाब से बिहार की जनता उनको लेती है और पूरा विश्व इसी तरीके से लेता है। वो इसी तरीके से लेता है। अच्छे सोल है, जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं, ठीक है? तो उन पर ज़्यादा दबाव ना बनाया जाए कि उनको पॉलिटिक्स में आगे कुछ चेंज करना है। लेंगे भी नहीं ज़्यादा। और एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट वही जंगल राज वाली जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि इग्नोर किया जा सकता है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के जिनके साथ उस समय गलत हुआ होगा उनके तो खैर दिमाग और जहन से नहीं जाने वाली बात। लेकिन हाँ, उससे पहले भी तो कांग्रेस ने भी तो इतने लंबे टाइम तक राज किया। अगर लालू जी को आप बोलते हो कि इन्होंने गलत किया, तो नीतीश जी के केस में भी या नीतीश जी वाली गवर्नमेंट में भी अभी बोला जा रहा है कि उस टाइम पे जंगल राज गुंडों का था, इस टाइम पे जंगल राज अधिकारियों का है। बिल्कुल तो है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। और थर्ड, एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी भाई ये भी होने वाली है यहाँ पे कि चिराग पासवान जी, ठीक है, उनका अभी तक सेटल नहीं हो रहा मामला। अभी नित्यानंद जी उनसे मिलने गए तो चिराग पासवान जी वहाँ से निकल के चले गए थे अपने कार्यालय, ये बोलते, क्योंकि वो नित्यानंद जी को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप कन्विंस करो 22 सीटों के साथ वो ओके हो जाए। पर चिराग पासवान जी शायद मेरे को लगता है कि एग्री नहीं करेंगे। तो नित्यानंद जी से नहीं मिले थे, अभी परसों की ही बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो वहाँ पे भी मतलब अभी पूरी तरीके से ये फिट नहीं बैठी है बात, क्योंकि नीतीश जी ने ज़्यादा सीटों की डिमांड रखी हुई है। राइट। देखिए, चिराग पासवान जी को तो ये समझना पड़ेगा कि जिस सीट पे उनके पिताजी और वो इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं, वो हमेशा से ही एक रिजर्व सीट रही है, जो कि पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा रिजर्व रही है। तो अगर वो वहाँ पे उनके पिताजी जीतते हैं और उनका लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। हमेशा से ही मैं ये बोलने के लिए उनके अगर उनका भी बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, वो हमेशा दल बदलते रहे, इधर सपोर्ट उधर सपोर्ट उधर सपोर्ट, यही करते रहे। वो बस अपने सीट बचाते रहे। साथ ही साथ में पिछड़ा वर्ग, आप पिछड़े वर्ग में उनके पिताजी आते थे, पिछड़े वर्ग से चिराग पासवान जी नहीं आते। चिराग पासवान जी अगर मैं बात करूं तो जो उनके पिताजी है, उनकी दूसरी वाइफ के पुत्र है, जो कि वो शायद वो एयर होस्टेस थी और वो पंजाब से है, ठीक है? तो उनका बिहार से अगर लगाव की बात की जाए ना, तो बस इतना ही है कि वो उनके पिताजी के जाने के बाद उनको राजनीति संभालनी थी, वो इस वजह से बस राजनीति में है।
उनका अपना अभी भी मैं आपको बता दूं इतना क्लियर विजन नहीं है कि बिहार को लेकर वो कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं। वो अभी भी अपनी सीट बजाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को और थोड़ा बड़ा दिखाऊं। जैसे कि बिहार की राजनीति में जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत बड़े नजर आते हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े नजर आने लगे। नीतीश कुमार जी का एक अपना रुतबा है, ठीक है। और हमेशा से ही जो उनके पिताजी रहे हैं वो अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं सिर्फ, और अपनी जब भी जिस भी पार्टी को ज़रूरत पड़ी है उनकी वो उनको सपोर्ट देते हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा लीप लेना और बीजेपी पार्टी के सामने ये प्रस्ताव रखना कि मुझे 30 सीट चाहिए, जबकि बीजेपी उनको 22 देने के लिए तैयार है, तो मेरे हिसाब से 22 पे उनको अग्री कर दे देना चाहिए और अपना सपोर्ट बीजेपी के साथ बनाकर उनको बिहार में थोड़ा और ग्राउंड रियलिटी पे जाकर काम करके लोगों के दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए और फिर अगले इलेक्शन में उनको देखना लेकिन चाहिए। यहाँ पे एक सेकंड ओपिनियन ये निकल के आता है राहुल कि आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोकसभा की 5 सीटें उनको दी थी और पांचों जीते थे, तो वो इस बेसिस पे भी डिमांड कर रहे होंगे कि आई हैव परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंस के बाद मैं मांग रहा हूँ। तो बीजेपी को ये मामला सेटल किस लेवल पे करना है वो तो खैर वो लोग देखेंगे, वो तो उनकी कहानी है। बट जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ अभी तक अगर आप बात करो क्लैरिटी की वो क्या करना चाहते हैं, क्या विजन है, आई थिंक हाँ ऐसी कोई स्टेटमेंट तो खैर मैंने भी नहीं सुनी है। ये तो मैं इस पे आप पे एग्री करूंगा। लेकिन सेकेंडरी हाँ कि लोगों का प्यार कितना है कितना नहीं है, लोकसभा में उन्होंने साबित किया इस चीज़ को। अब क्या होगा, क्योंकि लोकसभा और ये विधानसभा हमेशा से बहुत अलग रहा है, अलग रहा है। हमेशा दिल्ली से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बीजेपी पिछले कई सालों कई टर्म से लोकसभा की सारी सीटें जीतती आई है, जीतती आई है। विधानसभा में पहली बार अभी मतलब चांस मिला आफ्टर लॉन्ग गैप, बहुत बड़े अंतराल के बाद। बहुत बड़ा वो है। और इसी के साथ साथ इलेक्शन की डेट्स में हम बात कर चुके हैं, सीट्स आपको हमने डिस्कस कर लिए, 243 सीट्स में होने वाला है ये इलेक्शन, एंड हमने कैंडिडेट्स पे बात कर ली है, ठीक है। अब कहानी सिर्फ इतनी है लास्टली कि अब ये देखना बाकी है कि 6 और 11 नवंबर को क्या होता है। मेरे को लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी जानबूझ के डेट्स डिसाइड किए नवंबर में, क्योंकि इस टाइम पे लोग छठ पर्व मनाने बिहार पहुंचते हैं और उनको पता है कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा अच्छे खासे नंबर ऑफ वोट्स मिल सकते हैं। तो पोलिंग रेट बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि ऑड सीजन में नहीं हो रहा है इलेक्शन। तो मेरे को लगता है इस बात की हो सकता है कि जो पोल रेट है दैट विल आल्सो इंक्रीज। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। और छठ पर्व आने वाला है। छठ पर्व पे सारे जितने भी बिहार के लोग हैं वो वापस जाते हैं अपने अपने घर। मेरे हिसाब से इस बार में छठ पर्व थोड़ा और लंबा होने वाला है और जिनको छुट्टियां मिली थी 5 दिन की वो 15 दिन हो जाएगी, क्योंकि जब लोग सोचते हैं ना कि यार जब आए हैं तो वोट डालकर ही वापस जाएंगे। और जब हमेशा से ही वोटिंग बढ़ी है, वोटिंग संख्या बढ़ी है, हमेशा फेरबदल हुए हैं, ये आप हमेशा से देखते हुए आए होंगे, ठीक है। तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार की इलेक्शन में बहुत धमाल होने वाला है। बहुत बॉलीवुड की जो तड़का मूवी जो होती है ना टिपिकल तड़का मूवी, मैं वो कह रहा हूँ उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। तो लोगों से ये आग्रह है कि इस बार बिहार इलेक्शन पे ज़रूर फोकस बना के रखिए और अपने जितने भी ओपिनियन है हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। और मनोज भाई, जैसे कि स्टूडियो का अभी तापमान बढ़ गया है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये तापमान कहाँ तक जाएगा बिहार की इलेक्शन का। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इस इलेक्शन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है लोगों को ये डिसाइड करने में कि उनको किस पार्टी को चूज़ करना चाहिए। हाँ, और कुछ बस लास्ट में मैं भी इस पर क्लोज करूँगा, जो यूथ है, यूथ के लिए ये भी है कि भाई आप फेस दे के भी वोट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। कि कुछ एक्ट्रेस भी इस बार कैंडिडेट्स होने वाली है। नेहा शर्मा कुड बी अ प्रोमिनेंट कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है, तो मतलब ग्लैमर भी साथ में होगा, ग्लैमर का तड़का भी मार ही दिया गया है। और आई होप जो भी हमने डिस्कशन किया है कि आपको बिहार इलेक्शन के बारे में जो भी हम इंसाइट्स दे पाए हैं वो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर पाए होंगे और आपके पास अपनी खुद की भी नॉलेज होगी। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि कौन इस बार जीत रहा है बिहार का ये इलेक्शन। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।